Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman. Today the topic that we are going to start is about Basidiomycetes. अगर हम इसको फाइलम के लिहाज से देखें तो Basidiomycota और क्लास के लिहाज से देखें तो दिस इज Basidiomycetes. इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस भी छुपे हुए हैं जिनको अभी हम स्टडी करेंगे. ऑलराइट, तो डिटेल्स बोर्ड पे. जी स्टूडेंट्स, this is Basidiomycota or Basidiomycetes और इसका कॉमन नेम क्लब फंजाई. ऑलराइट, अब देखें स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली बात मेरे माइंड में आ रही है इसके लिहाज से वो ये है कि मोस्टली इस टॉपिक को समझना थोड़ा सा टफ लग रहा होता है. यहां पे मैं इसको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स की फॉर्म में मेंशन करूंगा और साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर इस टॉपिक को ठीक तरह से समझें तो आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लिखने के काबिल हो सकेंगे. ऑलराइट, तो सबसे पहला सवाल जो यहां पे आता है, why this is known as Basidiomycota or Basidiomycetes. तो अब तक दो क्लासेस हम पढ़ चुके हुए हैं तो इसका जवाब तलाश करना मुश्किल नहीं है. Basidiomycetes are named so due to their basidia. ऑलराइट स्टूडेंट्स, बेसिडियोमाइसीट्स का नाम जो ये बेसिडियोमाइकोटा या बेसिडियोमाइसीट्स रखा गया है ये इनके स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पे है जिनका नाम है बेसिडिया. ओके, बेसिडिया को भी मैं डिफाइन कर रहा हूं यहां पे. स्पेशलाइज्ड क्लब शेप्ड reproductive structures on which basidiospores are formed. Alright students, अब देखें ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं उन सब का नाम कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है. Basidiomycota, Basidiomycetes, Basidia themselves and then the Basidiospores. all right, तो इसका मतलब है ये सब के सब इस क्लास और इस ग्रुप की सिग्निफिकेंस है, इसकी खसूसियत है. ओके, देन अगर हम इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो हमें पता होना चाहिए इसके सेल्स किस तरह के हैं और इसके हाइफे किस तरह के हैं. तो हम लोएस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हायर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलेंगे. द सेल्स ऑफ दिस क्लास are mostly what? Mononucleate. अब mononucleate क्या होता है? They contains one nucleus. Alright, इनके पास नॉर्मली एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है. Then there can be binucleate, they may contain two nuclei. इनके पास दो न्यूक्लियाई हो सकते हैं और ये दो न्यूक्लियाई कब नजर आते हैं? in lengthy dikaryotic phase. ऑलराइट, अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि इनके लाइफ साइकिल के अंदर दो फेजेस हैं. एक मोनोन्यूक्लिएट फेज जिसमें सेल्स के पास एक ही न्यूक्लियस होगा और दूसरी डायकैरियोटिक फेज जिसमें सेल्स के पास दो न्यूक्लियाई मौजूद होंगे, तो उसको हम कहेंगे दिस इज द बायन्यूक्लिएट कंडीशन. फिर उसके बाद हाइफी, जब सेल्स आपस में मिलेंगे तो हाइफी बनेंगे. अब यहां पे भी हम ये बात करेंगे मोस्टली सेप्टेट हाइफी. ऑलराइट, और सेप्टेट हाइफी क्या होते हैं? वो हाइफी कि जिनके अंदर क्रॉस वॉल्स मौजूद होती हैं, हर एक सेल दूसरे सेल से
अलहदा होता है, और फिर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई के लिए इन वॉल्स के अंदर पोर्स भी मौजूद होते हैं। ऑलराइट, ये तो इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात कर ली। अब स्टूडेंट्स, जो हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर है, दैट आर योर फेमिलियर ऑर्गेनिजम्स, मशरूम्स। ऑलराइट, mushrooms, they contain dikaryotic mycelium। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जो हमने यहां पे मेंशन किया था कि इनकी जो लेंथी फेज है उसके पास बायन्यूक्लिएट सेल्स मौजूद हैं, 2 न्यूक्लियाई वाले, और यहां पे हमने ये मेंशन कर दिया कि मशरूम्स जो कि इनके फ्रूटिंग बॉडीज हैं और हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे मौजूद हैं, उनके पास 2 न्यूक्लियाई होंगे, और अगर ये दोनों न्यूक्लियाई जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो फिर हम ये कहेंगे दिस इज हेटेरोकैरियोटिक कंडीशन। ओके, देन इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। Examples में students, the first one are mushrooms, okay, second one are puffballs, third one rust, fourth smut, and number 5 ब्रैकेट फंजाई। ऑलराइट, अब ये जो हमने यहां पे इसकी एग्जांपल्स मेंशन की हैं, इसमें स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, द मशरूम्स एंड पफ बॉल्स, फ्यू स्पीशीज ऑफ पफ बॉल्स, दे आर एडिबल, ये खाने के काबिल हैं, इनको खाया जा सकता है। और आजकल स्पेशली जो बहुत सारे फास्ट फूड्स इन हो रहे हैं हमारे ट्रेडिशंस में, उनके अंदर मशरूम्स को एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट ऐड किया जाता है। ऑलराइट, फिर रस्ट और स्मट और ब्रैकेट फंजाई, दे आर हार्मफुल, डिजास्ट्रस हम कह सकते हैं इनको, कि ये बहुत वसी पैमाने पे हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। रस्ट वाले केस में हमें ब्रिक रेड स्पोर्स नजर आते हैं अपनी फसलों के ऊपर, स्पेशली गंदम और मकई के ऊपर। स्मट वाले केस में ब्लैक पाउडरी अपीयरेंस नजर आती है, इनको अभी हम डिटेल से देखेंगे। और ब्रैकेट फंजाई, ये शेल्स की तरह की फंगस होती है जो खड़े हुए दरख्तों के साथ अटैच होके अपने हॉस्टोरिया उसमें पेनिट्रेट कर देते हैं और दरख्त के न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करके खा जाते हैं, जिसकी वजह से जिस जगह पे ब्रैकेट फंजाई खुद मौजूद हैं उसके ऊपर वाला सारा प्लांट आहिस्ता आहिस्ता वीक होते हुए अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। ओके, देन अगर हम स्टूडेंट्स इनके रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज पे चलें, जो कि हमारा मेन फोकस है इस टॉपिक के अंदर फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन, तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले नंबर पे जनरल फीचर्स ऑफ बेसिडियोमाइकोटा, और फिर उसके बाद हम एक लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे ऑफ द स्मट। ओके, देन रिप्रोडक्शन एंड बेसिडियोमाइकोटा। जी, अब स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले नंबर पे जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ दिस ग्रुप। तो यहां पे मशरूम्स मौजूद होते हैं। ओके, दीज मशरूम्स, दे आर स्पेशलाइज्ड फ्रूटिंग बॉडीज विद गिल्स। ओके, इनके जो गिल्स हैं उसकी वजह से समटाइम्स मशरूम्स दे आर आल्सो नोन एज गिल्ड फंजाई। ओके, इनके गिल्स के अंदर मौजूद होते हैं इनके बेसिडिया और बेसिडियोकार्प्स। ओके, उन बेसिडिया के मार्जिन्स के ऊपर हमें नजर आते हैं स्पेशलाइज्ड बेसिडियोस्पोर्स। ओके स्टूडेंट्स, इनके अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव स्टेप्स हैं कि जिनके तहत इनका रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट किया जाता है, इनको हम यहां पे हम देख रहे हैं वन बाय वन। ओके, द फर्स्ट वन इज cells contain haploid nuclei। सेल्स के पास जो न्यूक्लियाई हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद इनके डिप्लॉयड सेल्स की निस्बत हाफ है, तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं दे आर हैप्लॉयड। नंबर 2, एट सम स्टेज haploid nuclei fuse to form
a diploid nucleus. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये बात याद रखने वाली है कि जब दो न्यूक्लियाई आपस में मौजूद थे एक जगह पे, वो हैप्लॉइड थे, मिलेंगे तो क्या होना चाहिए? कैरियोगैमी. ओके, अब कैरियोगैमी के रिजल्ट में हमारे पास एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस पैदा हो जाता है. फिर क्या होता है? इन द नेक्स्ट स्टेप, द डिप्लॉइड न्यूक्लियस undergoes meiosis. अब meiosis इसको हम कहते हैं दिस इज द रिडक्शन डिवीजन. इसका मतलब है कि वन सेल विल डिवाइड इनटू 4. ओके, और फिर क्या होगा? आफ्टर meiosis 4 haploid spores. सेल्स लिखने की बजाय स्ट्रेट अवे मैं यहां पे लिख रहा हूं, spores are formed on the basidia. Alright students, अब देखें यहां पे अलग-अलग से मैंने हाईलाइट की हैं दो चीजें. पहली बात यहां पे लिखी है हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड न्यूक्लियस. इसका मतलब क्या है? जब दो थे तो न्यूक्लियाई थे, जब एक हो जाएगा तो न्यूक्लियस कहलाएगा. On the other side, 4 haploid spores are formed on the basidia, जिसकी वजह से sometimes ये भी कहा जाता है कि these are the naked spores. इनको किसी प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर नहीं बनाया जाता. जैसा कि हमने ज़ाइगोस्पोरेंजियम को देखा था, देयर वाज अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जिसके अंदर ज़ाइगोस्पोर्स पैदा होते थे. लेकिन यहां पे क्या है? बेसिडिया के ऊपर ही 4 की तादाद में बेसिडियोस्पोर्स पैदा हो जाते हैं, मेच्योर होते हैं, उसके बाद फिर उनको डिस्पर्स कर दिया जाता है और फिर वो जहां कहीं भी गिरेंगे वहां से फिर एक नया हाइफा और माइसीलिया ग्रो करना शुरू हो जाएंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये तो है इसका पहला पार्ट जो कि जनरली डिस्क्राइब करता है लाइफ साइकिल ऑफ बेसिडियोमाइकोट्स को. जबकि अब दूसरी तरफ हम जो डिटेल से देखने लगे हैं सेकंड पार्ट इसका, दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट. ओके स्टूडेंट्स, किस तरह से डिफरेंट है? क्योंकि इसमें हम दो पैथोजेनिक फंजाई को पहले उनके नाम लिखते हैं और फिर उनमें से एक का लाइफ साइकिल हम यहां पे डिटेल से स्टडी करेंगे. द फर्स्ट वन, दे आर पैथोजेंस. ओके, पहला पॉइंट, पैथोजेंस कौन होते हैं? Those living organisms which can cause diseases in other living organism. ऐसे जानदार जो किसी दूसरे जानदार में बीमारियां फैलाने की सलाहियत रखते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजेंस. ओके, इन पैथोजेंस में द फर्स्ट वन आर रस्ट. ओके, अब स्टूडेंट्स, रस्ट बजाते खुद क्या चीज है? दिस इज एन इन्फेक्शन और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज अ फंगस, और उस फंगस का नाम है पक्सीनिया ग्रामिनेस. ऑलराइट, अब अगर हम इसको थोड़ा सा और यूरोपियन एक्सेंट में ले जाएं तो इसको पचीनिया ग्रामिनेस भी कहा जाता है, लेकिन हम अपने स्पेलिंग्स की आसानी को भी देखेंगे. तो पक्सीनिया ग्रामिनेस इज इजी टू अंडरस्टैंड एज वेल एज मेमोराइज. ओके, दिस इज ग्रामिनेस बाय द वे. ऑलराइट, फिर अब देखें स्टूडेंट्स, ये जब बीमारी किसी भी फसल के ऊपर आ जाए तो उस सूरत में कैसे पता चलेगा कि दिस इज द इन्फेक्टेड प्लांट? उसके जो पौधे हैं उनके ऊपर कौन कौन सी अलामात होती हैं, तो उसमें से एक बेसिक सिम्टम मैं आपको बताने लगा हूं जिसकी वजह से फौरन पता चल जाएगा कि दिस इज एन इन्फेक्टेड प्लांट. इट फॉर्म्स ब्रिक रेड spores on stem and leaves of its host. Alright students, अगर ब्रिक रेड यानी कि ईंट की तरह का रेड कलर जैसा कि ईंटों का कलर होता है, या फिर ऑरेंज कलर के आपको स्पॉट्स बने हुए नजर आए और अगर उसको आप टच करें तो वो पाउडरी टेक्सचर आपको उसके ऊपर फील हो, तो इसका मतलब यह है कि दैट प्लांट हैज बीन इन्फेक्टेड विद रस्ट और उसके अंदर पक्सीनिया ग्रामिनेस के स्पोर्स मौजूद हैं. ऑलराइट, सेकेंड वन इज मोर डिस्ट्रक्टिव. दैट इज स्मट. ऑलराइट स्टूडेंट्स,
दिस इज ऑल्सो नोन एज लूज स्मट. ओके, फिर अब इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, अगर ये भी एक प्लांट का इन्फेक्शन है तो इसका मतलब यह है कि इस बीमारी का कॉजेटिव एजेंट भी होना चाहिए. तो इसके कॉजेटिव एजेंट का नाम है स्टिलैगो ट्रिटिसाई. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये इसका कॉजेटिव एजेंट. अब इसका कैसे पता चलेगा कि फसल के ऊपर स्टिलैगो ग्रो कर रहा है या इसके स्पोर्स बड़ी स्पीड के साथ ग्रो कर रहे हैं? तो हमें इसको जानने के लिए स्टूडेंट्स सिर्फ एक छोटी सी अलामत याद रखनी है, और वो क्या है? इट फॉर्म्स ब्लैक सूट. SOOT में यहां पे लिख रहा हूं. और स्मट ऑन व्हीट और कॉर्न कर्नल्स. ओके, अब देखें जी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है रस्ट से. किस तरह से डिफरेंट है कि ब्लैक सूट बना रहा है. अब सूट क्या चीज होती है ये भी समझ लें कि अगर हम ऐसा करें कि किसी कागज को जलाएं तो उसके बाद उसका वो जो कार्बन ब्लैक, जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस उड़ता हुआ हमें नजर आता है, दैट इज नोन एज कार्बन सूट. इसी तरह टायरों के जलाने से या बाज़ औक़ात जब गंदम की फसल की कटाई हो जाती है तो खेत को आग लगा दी जाती है, जो बाकी उसके स्टेम्स नीचे रह चुके होते हैं. उसके बाद वो काला काला सा सब्सटेंस या पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं और काफी दूर दूर तक डिस्टेंस ट्रेवल कर जाते हैं. दैट इज ऑल्सो नोन एज सूट. ओके, यहां पे मैं सिर्फ मुमासलत के लिए ये एग्जाम्पल दे रहा था. अदरवाइज अगर हम इसको देखें तो ये हमें ऐसे लगता है कि जैसे गंदम के सिट्टे, जो खोशे हैं जहां पे दाने मौजूद होते हैं, वहां पे काला काला पाउडर मौजूद होता है. तो उससे हमें यह पता चल जाएगा कि दैट फील्ड हैज बीन इन्फेक्टेड विद स्मट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रस्ट एंड स्मट, और व्हाट डू यू नो अबाउट रस्ट एंड स्मट?